हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट प्रैप विद अंकुर। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने कैवलियर पोइट्स को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम रिस्टोरेशन एज को डिस्कस करेंगे। रिस्टोरेशन एज को हम एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं क्योंकि इस एज में जॉन ड्राइडन उन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया था, इसलिए हम इसको एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। जो इनकी टाइमलाइन रही थी 1660 टू 1700। ठीक है, इसको रेस्टोरेशन एज क्यों बोलते हैं? क्योंकि चार्ल्स सेकंड थे, उन्होंने रिस्टोर्ड कर लिया था अपने किंगडम को। किससे? ओलिवर क्रॉमवेल से, इसलिए हम इसको रिस्टोरेशन एज बोलते हैं। तो रिस्टोरेशन एज के कुछ के बैकग्राउंड को हम समझेंगे कि उस रिस्टोरेशन एज में क्या हो रहा था, क्या फीचर्स थे, तो उसको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो रिस्टोरेशन एज में क्या हो रहा था कि पुरिटन्स ने, जो ओलिवर क्रॉमवेल थे, वो पुरिटन रूल को फॉलो करते थे। तो उन्होंने क्या किया था, थिएटर्स को क्लोज़ कर दिया था। ठीक है ना, उनके टाइम में ना ही कोई ड्रामा लिखा जा रहा था और ना ही कोई ड्रामा प्ले हो रहा था थिएटर्स में। वो इन सब के क्या थे, खिलाफ थे, अगेंस्ट थे। तो उन्होंने थिएटर्स को प्रमोट नहीं किया था, इसलिए उन्होंने थिएटर्स को क्लोज़ कर दिया था 18 ईयर्स तक वहाँ पर कोई भी थिएटर ओपन नहीं थे और ना ही कोई ड्रामा लिखा जा रहा था और ना ही ड्रामा कोई थिएटर्स में दिखाया जा रहा था। ठीक है, अब क्या हुआ, जब रिस्टोरेशन एज हुआ तो चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, थिएटर्स को रीओपन किया। ठीक है, आफ्टर 18 ईयर्स। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, थिएटर्स को प्रमोट किया। और अब क्या कर रहे थे, जो पोइट्स थे, मतलब जो भी राइटर्स थे, वो क्या कर रहे थे, अब प्ले को लिख पा रहे थे। ठीक है, तो इस एज में क्या देखा जाता है कि लोग रिस्टोरेशन कॉमेडी, जो रिस्टोरेशन कॉमेडी है वो इस एज में क्या हो रही थी, फेमस हो रही थी। तो उसके क्या फीचर्स थे, उसमें थे विटी डायलॉग थे, स्टायर होता था और हीरोइक ट्रेजिडी काफ़ी फेमस थी रिस्टोरेशन कॉमेडी में। ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था, डोमिनेंस ऑफ स्टायर भी देखा जा रहा था। जो राइटर्स थे वो ह्यूमर और आयरनी को यूज़ कर रहे थे, किस लिए यूज़ कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ करने के लिए सोसाइटी ऑफ पॉलिटिक्स को। ठीक है, जो वहाँ के राइटर्स थे वो अपने वर्क्स में सटायर का यूज़ करते थे एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी को क्या करने के लिए, क्रिटिसाइज़ करने के लिए। उनके जो भी रूल थे और जो भी उनका वहाँ का जो भी कल्चर था, वो उनको क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अपने वर्क में। और इसका रिस्टोरेशन एज में हम एक और भी मतलब इम्पॉर्टेंट फीचर को देखते हैं, जो कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स। उस टाइम पे कॉमेडी ऑफ मैनर्स भी क्या थी, काफ़ी पॉपुलर थी उस एज में। जो जैसे कि मेन ड्रामेटिस्ट थे, जैसे कि विलियम कॉनग्रीव, विलियम वर्चुअली, वो कॉमेडी ऑफ मैनर्स का यूज़ कर रहे थे अपने ड्रामा लिखने के लिए। वो इस फीचर का यूज़ कर रहे थे। ठीक है, इस एज में क्या हो रहा था, राइज ऑफ प्रोज एंड जर्नलिज्म। इस एज में जर्नलिज्म को भी काफ़ी डेवलपमेंट मिला था। जैसे कि सैमुअल पेपर्स, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी पीरियडिकल्स अपने पब्लिश करवाए थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जर्नलिज्म भी काफ़ी डेवलप कर रहा था। ठीक है, और ये सब क्या था, और इन्फ्लुएंस ऑफ रॉयल सोसाइटी। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या, लोगों के ऊपर रॉयल सोसाइटी का भी क्या था, इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जो इम्फेसाइज कर रहे थे किस पे, रीज़न पे, ऑब्जर्वेशन पे, ऑर्डर पे और क्लैरिटी पे। तो ये क्या था, ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर थे रिस्टोरेशन एज के। ठीक है, तो रिस्टोरेशन एज में हम जॉन ड्राइडन को डिस्कस करेंगे, उनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कौन कौन से वर्क को लिखा था। ठीक है, इसमें हम पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, पर जो हम ड्रामा यूनिट को देखेंगे तब हम इनके कुछ फेमस ड्रामास को भी डिस्कस करेंगे। तो जॉन ड्राइडन का जो टाइम पीरियड था वो क्या था, 1631 टू 1700 था। इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोलते हैं क्योंकि इन्होंने लिटरेरी क्रिटिक में भी अपना काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, ये बहुत अच्छे क्रिटिक भी रहे हुए हैं, इसलिए हम इनको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बोलते हैं। फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, डोमिनेंट फिगर ऑफ रिस्टोरेशन एज, इनको हम डोमिनेंट फिगर कंसिडर्ड करते हैं किसका, रिस्टोरेशन एज का। ही डेवलप मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, सटायर एंड हीरोइक ड्रामा। फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड 1668, ये फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरेट रहे हैं इंग्लैंड के, कब, 1668 के। और लीडिंग लिटरेरी क्रिटिक ऑफ हिज टाइम, वो आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि इन्होंने काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है लिटरेरी क्रिटिसिज्म में। ठीक है, अब इनकी कुछ हम मेजर पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे एप्सलॉम एंड एकेटोफिल, जो कि पब्लिश हुई थी 1681 में।
इट इज़ अ पॉलिटिकल स्टायर इन हीरोइक कपलेट्स बाय जॉन ड्राइडन। ये एक पॉलिटिकल स्टायर है जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखा था हीरोइक कपलेट्स में। किंग डेविड रिप्रेजेंट चार्ल्स सेकंड एंड एब्सोलम रिप्रेजेंट ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ। जो ये वाली पोएम है वो काफ़ी चार्ल्स सेकंड से काफ़ी मिलती जुलती है, जो जॉन ड्राइडन ने उनके ऊपर ही लिखी थी। ठीक है, तो जो किंग डेविड है इसमें जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो चार्ल्स सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एब्सोलम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ड्यूक ऑफ मॉनमाउथ को, और एक्टोफिल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शाफ्ट्सबेरी। किंग डेविड क्या होता है, किंग डेविड अपने वो चाहता है, उसका जो बेटा होता है एब्सोलम, वो उसको क्या करना चाहता है, वहाँ का नेक्स्ट किंग बनाना चाहता है। ठीक है, पर जो एक्टोफिल है वो क्या होना है, किंग डेविड का भाई है। ठीक है, वो क्या करता है, वो एब्सोलम को भड़काता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें, मतलब किंग डेविड के अगेंस्ट वो उसको बोलता है कि तुम्हारे पापा तुम्हें किंग नहीं बनाना चाहते। ठीक है, इसलिए तुम उनके खिलाफ जाके लड़ो और किंग बन के दिखाओ, ये ऐसे करके उसको भड़काता है। द पोएम एक्सपोजेज पॉलिटिकल एम्बिशन, मैनिपुलेशन, रिबेलियन। इसमें थीम है किसका, पॉलिटिकल एम्बिशन का, रेबिलियन का। रेबिलियन कैसे कि मतलब एक्टोफिल ही भड़का रहा है ना किसको, एब्सोलम को, कि वो अपने फादर के अगेंस्ट जाके खड़ा हो, तो ये क्या एक रेबिलियन की थीम हुई ना। इट एंड्स विद डेविड विजडम रिस्टोरिंग ऑर्डर प्रेजिंग लॉफुल मोनार्की। बट क्या होता है लास्ट में कि किंग डेविड अपने विजडम से, ठीक है, और वो क्या कर लेता है, अपनी किंगडम को रिस्टोर कर लेता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग क्या करते हैं, किंग डेविड को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो किंग डेविड के सपोर्ट में रहते हैं, और लास्ट में क्या होता है, किंग डेविड ही वहाँ का राजा बना रहता है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चार्ल्स सेकंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कैसे चार्ल्स सेकंड ने भी अपना किंगडम किससे रिस्टोर कर लिया था, ओलिवर क्रोमवेल से उसने अपना किंगडम रिस्टोर किया था। ठीक है, तो ये स्टोरी, ये पोएम भी हमें क्या दिखा रही है कि किंग डेविड ने भी अपना किंगडम किससे रिस्टोर कर लिया, एक्टोफिल से और एब्सोलम से। ठीक है, तो ये पोएम इसके साथ ख़त्म हो जाती है इस एंड के साथ। ठीक है, तो ये सब इस पोएम में दिखाया गया। नेक्स्ट पोएम है एनस मिराबिलिस, 1667 में इसको पब्लिश किया था। टाइप क्या, एक नरेटिव पोएम है, और किस फॉर्म में लिखी गई है, हीरोइक कपलेट की फॉर्म में लिखी गई है। इसमें क्या दिखाया गया, इंग्लैंड के ट्रायल्स को दिखाया गया ड्यूरिंग द फायर एंड वॉर। इसमें थीम है करेज, पैट्रियोटिज्म एंड नेशनल स्पिरिट की। मिक्सिज हिस्ट्री विद पोएटिक इमेजिनेशन मेकिंग इवेंट्स मेमोरेबल एंड ड्रामेटिक। इसमें हिस्ट्री को पोइट्स की इमेजिनेशन के साथ क्या किया गया, मिक्स किया गया है, जिससे हमारे को क्या रहेंगे, इवेंट्स क्या रहेंगे, मेमोरेबल भी रहेंगे, और उसमें कुछ ड्रामा का टच भी दिया गया है। हाईलाइट्स द स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश करैक्टर इन एडवर्सिटी, इंटेंडेड एज ए मॉरल एंड पैट्रियोटिक रिफ्लेक्शन रैदर देन ए मेयर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। इसमें क्या किया गया है, एक मॉरल और पैट्रियोटिक रिफ्लेक्शन रखा गया है इस पोएम में, एक कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को दिखाने की कोशिश नहीं की गई है, इसमें एक मॉरल और पैट्रियोटिक को रिफ्लेक्शन दिखाने की कोशिश की गई है इस पोएम में। नेक्स्ट पोएम है मैकफ्लकने, जो कि पब्लिश हुई थी 1682 में। ये एक मोक हीरोइक पोएम है जो कि हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है। मोस्टली पोएम हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है, क्योंकि रिस्टोरेशन एज का ये क्या थी, एक इंपॉर्टेंट फीचर थी, तो सभी राइटर्स क्या कर रहे थे, अपनी पोएम्स में हीरोइक कपलेट्स का ही यूज़ कर रहे थे। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाया गया, द पोएम पोर्ट्रेज शैडविल एज द हायर टू द थ्रोन ऑफ डनलेस सक्सीडिंग फ्लैकने ए नोटोरियसली बैड पोइट। ठीक है, इसमें शैडविल के करैक्टर को दिखाया हुआ है, जो कि बहुत स्टूपिड होता है। ठीक है, उसकी स्टूपिडिटी को शो किया गया है। ठीक है, ड्राइडन मोक हीरोइकली एलिवेट शैडविल्स मेडियोक्रिटी यूजिंग द स्टाइल ऑफ एन एपिक टू आयरनिकली प्रेज हिज लैक ऑफ टैलेंट। ठीक है, ड्राइडन ने क्या किया है, उस पर एक स्टायर ही करने की कोशिश की है। ठीक है, और उसके मतलब वो बहुत ही स्टूपिड राजा था और उसके बहुत ही स्टूपिड रूल्स थे। तो इसमें जो जॉन ड्राइडन है वो क्या कर रहे हैं, आयरनिकली क्या कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं उसके टैलेंट को। ठीक है, कि कैसे उसमें कोई भी टैलेंट नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वो उसको क्या कर रहे हैं, आयरनिकली प्रेज कर रहे हैं। द पोएम रिडिकुलसली लिटरेरी इनकॉम्पिटेंस शोइंग दैट बैड पोइट्स आर बोर्न फॉर देयर डलनेस। इट्स ए कॉमेडी ऑफ इंसल्ट थ्रू एक्सैगरेटेड प्रेज एंड क्लासिकल इल्यूजन। ड्राइडन स्कोन्स शैडविल्स पोइट्री। ये क्या, ये कॉमेडी ऑफ इंसल्ट है, जिसमें एग्जीगरेटेड प्रेज की गई है और क्लासिकल इल्यूजन्स को यूज़ किया गया है, किस लिए, शैडविल्स की पोइट्री को दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये सब इस पोएम में डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारी पोएम है द हिंड एंड द पैंथर, जो कि पब्लिश हुई थी 1687 में। एलोगोरिकल पोएम है, हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है, और यूजेस एनिमल्स एज ए सिंबल।
इसमें क्या किया है, एनिमल्स को एज ए सिंबल पोएम यूज़ किया है। एलिगोरिकल पोएम में क्या होता है, एनिमल्स को यूज़ करते हैं सिंबल्स को शो करने के लिए, ठीक है। तो जो हिंड है वो कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो पैंथर है वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को शो कर रहा है। ये जॉन ड्राइडन ने पोएम कब लिखी थी, ये लिखी थी जब उन्होंने अपना क्या कर रहा था, वो कैथोलिज्म में कन्वर्ट हो गए थे 1685 में। उसके बाद इन्होंने ये पोएम लिखी थी। ड्राइडन ड्राइडन ने अपने आप को कैथोलिज्म में कन्वर्ट कर लिया था और 1685 में वो लिख रहे थे, 1685 में कन्वर्ट किया था और 1687 में वो इस पोएम को लिख रहे थे। जो हिंड है वो क्या कर रहा है, कैथोलिक चर्च को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि क्या होता है, कैथोलिक चर्च की क्वालिटीज़ क्या थी, प्योर, काम एंड इनोसेंट। और जो पैंथर है वो एंग्लिकन चर्च को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसकी क्या क्वालिटी थी, नोबल बट कन्फ्यूज्ड, ठीक है। और अदर एनिमल्स को जो दिखाया गया है वो अदर प्रोटेस्टेंट सेक्ट्स थे, एंग्री, वाइल्ड एंड डिवाइडेड। वो क्या कर रहे थे, एंग्री, वाइल्ड और डिवाइडेड रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक्सप्लोर्स रिलीजियस डिबेट एंड टॉलरेंस प्रेजेंटिंग आर्गूमेंट्स ऑफ कैथोलिक बिलीफ्स। इसमें क्या है, उन एनिमल्स की आपस में क्या होती है, डिबेट होती है। हर कोई अपने कैथोलिक बिलीफ्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो रिटन ड्यूरिंग अ टाइम ऑफ रिलीजियस टेंशन अंडर जेम्स सेकंड, ड्राइडन यूज एलिगेटर टू डिस्कस कम्प्लेक्स थियोलॉजिकल आइडियाज इन पोएटिक फॉर्म। उन्होंने क्या किया है, अपनी पोएटिक फॉर्म में क्या दिखाने की कोशिश की है, थियोलॉजिकल आइडियाज़ को दिखाने की कोशिश की है। तो मेन थीम्स इस पोएम के यही होंगे कि रिलीजियस टॉलरेंस, कैथोलिक वर्स प्रोटेस्टेंट बिलीव्स, ट्रूथ वर्सेस एरर, ठीक है, पॉलिटिक एंड रिलीजियस टेंशन इन रिस्टोरेशन इंग्लैंड। इसमें क्या था, पॉलिटिकल टेंशन तो चल रही थी, पर वहाँ पे क्या था, रिलीजियस टेंशन भी हमें देखने को मिलती है, ठीक है, उस एज में, रिस्टोरेशन एज में, ठीक है। तो ये सब इस पोएम में डिस्कस किया गया है। इन्होंने कुछ अदर पोएम्स भी लिखी थी। हीरोइक स्टेंजाज ऑन द डेथ ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल 1659 में पब्लिश हुई थी। एस्टीरिया रेडक्स 1660 में। टू हिज सेक्रेड मैजेस्टी ए पेनग्रिक ऑन हिज कोरोनेशन 1661 में। टू माई लॉर्ड चांसलर 1662 में। द सेकंड पार्ट ऑफ एब्सोलोम एंड अकेटोफिल 1681 में 82 में। जो इसका फर्स्ट पार्ट था वो तो 1681 में आया था, जो सेकंड पार्ट है वो 1682 में आया था। द मेडल अ स्टायर अपॉन द ट्रू ब्लू प्रोटेस्टेंट पोएट रिलीजियो लेसी और ए लेमन्स फेस 1682। अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे 1687, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी। ब्रिटानिया रिवाइवा ए पोएम ऑन द बर्थ ऑफ प्रिंस 1688। एलेनोरा ए पैनिग्रिकल पोएम 1692। अलेक्जेंडर फीस्ट और द पावर ऑफ म्यूज़िक 1697। ये इसकी इनकी क्या है, अदर्स पोएम है। इनमें से एक तो ये इंपॉर्टेंट है एस्टीरिया रेडक्स, और एक मैंने आपको बताया रिलीजियो लेसी और लेमन्स फेथ, और द मेडल इज टायर अपॉन द ट्यूब्लो प्रोटेस्टेंट पोएट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है इनकी। और अ सॉन्ग फॉर सेंट सिसिलिया डे 1687, ये भी इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है। तो ये सब क्या था, रिस्टोरेशन एज का था। इम्पॉर्टेंट जो पोइट थे जॉन ड्राइडन, उनके कुछ वर्क्स को भी मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।